हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सफलता डिजिटल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। और इसके अंदर हम जानेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच में इसमें अंतर देखेंगे हम, ये क्या होते हैं और इन दोनों की प्रोसेस को हम देखेंगे। और इन दोनों की प्रोसेस को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में जितनी भी सजीव की क्रियाएं हैं, वो क्या क्या क्रियाएं करता है, जैसे वो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन, उसके बाद एस्क्रेशन, और उसके बाद वो जैसे भोजन ग्रहण करना, उसका पोषण प्राप्त करना, पोषण भी न्यूट्रिशन इसको बोल देंगे हम, न्यूट्रिशन। और ये सभी और भी कई प्रकार की प्रोसेसेस, सभी को हम सम्मिलित रूप से किसके अंतर्गत रखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद में सबसे पहले जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले हम सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही आप सजीव की, यहाँ पर हमने सजीव जैसे ही शब्द बोला, आपके दिमाग में आ गया होगा जैसे कोई भी जीव जंतु है तो वो सजीव है, जो श्वास ले रहा है, जो उत्सर्जन कर रहा है, जो पोषण प्राप्त कर रहा है, जो गति कर रहा है। ये सजीव प्रोसेस जो है किसके अंतर्गत आती है, सजीव के अंतर्गत आती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये सजीव है। निर्जीव के आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि कोई भी लकड़ी है, कोई भी वस्तु है जो ना तो श्वास लेती है ना रेस्पिरेशन करती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये निर्जीव है। सजीव में जितनी भी मैकेनिज्म प्रोसेसेस होती है उसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो यह सबसे मोटा मोटा आपका जो इसके बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में इंफॉर्मेशन था। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम कुत्ते को दौड़ता देखते हैं, या गाय को जुगाली करता देखते हैं, या गली में किसी इंसान को जोर से चिल्ला के देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें पता चल जाता है कि ये सजीव है। तो निर्जीव जो ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पौधों में भी कई प्रकार की प्रोसेस होती है। वो गति करते, वृद्धि करते हैं, और कई पौधे गति भी करते हैं। कई पौधों में जो पत्तियां हैं उनका जो रंग है वो हरा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निर्जीव है, वो भी सजीव के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आप देखेंगे वो गतियाँ करते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है सजीव का। किंतु जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु इसमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, जैसे अणु की गतियाँ हो गई, ये दृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। अब जैसे वास्तव में जीवाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है, अतः इसी कारण ये विवाद बना हुआ है कि मैं वास्तव में सजीव हैं या नहीं। तो देख ली, इसके बारे में हम आगे देखते चलेंगे। तो ये ऊपरी जो ये है प्रस्तावना, इसमें देखने को हमें मिल गया है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, हो सकता है आप अभी बोर हो रहे होंगे। तो जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है, ये इसमें दिया गया है। इन सभी के आंसर हमको आगे धीरे पढ़ते पढ़ते हमको मिलते जाएंगे। कि संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। ये व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। सजीव का एक और लक्षण है, कोई भी सजीव है तो उसमें अनुरक्षण होता रहता है। ठीक है, अनुरक्षण उसकी मतलब मरम्मत होती रहती है। मतलब यदि हम देखा जाए तो कोई भी सजीव के जैसे चोट लग गई तो उस घाव को बढ़ने के लिए प्रोसेस चलती रहती है, सेल डिवीजन चलते रहते हैं। तो यही क्रिया क्या है, अनुरक्षण कहलाएगी, यानी मरम्मत भी बोल सकते हो आप उसको शरीर का। तो ये क्रिया चलती रहती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो निंद्रा में हो, सो रहे हो, तो ये मैकेनिज्म
ओवरऑल चलता रहता है। एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद अनुरक्षण को आप ले लो, तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कह देंगे, जैव प्रक्रम। ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। अब जैव प्रक्रम क्या है देख लिया हमने, आगे आपको मैंने बताया कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, ठीक है, उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हैं तथा कक्षा में बैठे हों उस समय भी ये अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इस चीज को आप अंडरलाइन करिएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई भी चीज हम करेंगे, कोई भी जंतु या शरीर या हमारा शरीर को भोजन की सबसे पहले प्राथमिकता आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करेंगे हम तो ऊर्जा खर्च होगी। कोई भी अगर कार्य करेंगे हम, ये देख लीजिए, कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, खर्च होगी। ऊर्जा खर्च होगी तो ऊर्जा हम लेंगे कहाँ से, जब कोई भोजन से प्राप्त होगी ऊर्जा, ठीक है। तो ये एक प्रक्रम चलता है इस चीज का। तो आगे हम देखेंगे कि ये ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर के जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। और ये चीज क्या कहलाएगी, अब पोषण कहलाएगी। भोजन को अंतर्ग्रहण करना और उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना पोषण है, ये सब चीजें और पोषण के अंतर्गत आती हैं। यदि जीव के शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध प्रकार जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम होते हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ें ये हैं, आप इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा और धीरे धीरे जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो आप क्वेश्चंस, हालांकि इसमें से आपसे बहुत कम क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चंस वो बनेंगे, जो आगे जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्रीशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन, गतियाँ कौन कौन सी है, इनके बारे में पढ़ेंगे तो अपने आप उनमें से क्वेश्चन बनते चलेंगे। ये एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जिससे ये अंततः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर अपचयन उपचयन होते हैं, कई रासायनिक प्रक्रिया भी होती रहती है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन से उसका उपयोग श्वसन कहलाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में होती है। देखिए, देख लीजिए आप इसको, एक मिनट। कोई भी छोटे से छोटा जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, वो भी सभी क्रियाएं करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि ये एक कोशिकीय है, वो एक ही कोशिका से भोजन को ग्रहण भी करते हैं, गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं और वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन भी करते हैं। उनके लिए कोई विशेष अंक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक कोशिका से ही पूरे कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प जटिल होता है, तब क्या होता है, जब बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण, आसपास के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति। अब जो इतना पैराग्राफ हमने पढ़ा, वो बोलना क्या चाह रहा है कि कोई भी एक कोशिकीय जीव है, वो एक कोशिका से ही पूरा जो जितनी प्रोसेसेस है वो कर लेता है। वो रेस्पिरेशन कर लेता है, वो फीडिंग कर लेता है, मतलब फूड को अंदर ग्रहण कर लेता है, उसको एक्सक्रीशन कर देता है और बाहरी सतह के माध्यम से वो क्या करते हैं,
श्वसन भी कर लेते हैं। अब देखा जाए तो वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और उन्हें हम किसकी सहायता से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से। अगर उनका आकार थोड़ा बढ़ा दिया जाए, इससे हमारे समझ जाना चाहिए कि वो बहुकोशिकीय हो गए, और बहुकोशिकीय होते हुए उनमें सेल्स के मध्यम कार्य बढ़ जाते हैं। एक स्पेसिफिक सेल बन जाती है उनमें जो अलग अलग कार्य करने में सक्षम होती है। बहुकोशिकीय मिलकर भी फिर अंग स्तर का संगठन आने लग जाता है। ये हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय विभिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विष्कृत होते जाते हैं। ये देख लीजिए, अभी हमने जो बताया मैंने आपको, हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा शरीर में उनके संगठन से परिरक्षित हैं। ऑक्सीजन का अंतर्गण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल उपयोगी होते हैं बल्कि वह हानिकारक भी हो सकते हैं। इसको भी आप अंडरलाइन कर लिएगा। इन प्रक्रम को हम इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को का हम उत्सर्जन कह देते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित होता जाता है। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अवशिष्ट पदार्थ कोशिका तक उत्सर्जन तक पहुंचाने की होगी। ठीक लीजिए। और अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा अपन ने। ठीक है, सजीव और निर्जीव के अंतर देखे अपन ने, कई प्रकार के मैकेनिज्म देखे अपन ने, जैसे पोषण हो गया, शोषण हो गया। शोषण के बाद हम देख लेंगे इसमें एक्सक्रेशन हो गया, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन हो गया। उसके बाद कहीं से गति देखी हमने। ठीक है, और भी कई प्रकार की प्रोसेसेस है जो हम आगे पढ़ते चलेंगे। उसके बाद निर्जीव के बारे में देखा, ये क्या क्या नहीं करता, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। और इन सभी प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। ठीक, अब आगे कल से हम दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोषण। अब जो ये हमने प्रस्तावना में पढ़ा, अभी जो थ्योरेटिकली जो लाइंस हैं उनको भी पढ़ना जरूरी था। हो सकता है आपको थोड़ी बोरियत महसूस हुई हो, पर हम कल से एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पोषण के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, शोषण के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इस लेक्चर में, इतना ही, क्योंकि इस लेक्चर में हमने ओनली इंट्रोडक्शन दिया है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक पोषण। ओके, थैंक यू।